हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्री बीएड और प्री डीएलएड की परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, उसमें बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, इसमें से आने वाले हैं हमारे 30 अंक। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों के अभिवृत्ति में। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षक का जो दायित्व है वह बालक के ज्ञानात्मक एवं भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास करके उनको एक अच्छे नागरिक के आकार में ढालता है। ठीक है, ये शिक्षक का दायित्व है। फिर क्या होता है दूसरा, एक शिक्षक को अपने छात्रों के गुण और दोष का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, यदि शिक्षक को छात्रों के गुण दोष का ज्ञान नहीं होगा तो वह छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें उत्तम शिक्षा देने में असमर्थ होगा। ठीक है, फिर चौथा है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य क्या है, जिसमें बालक को केंद्र मानकर योजनाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसमें बालक की रुचि, आयु, क्षमता एवं पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षण की योजनाएं बनाई जाती है। अब पांचवा क्या है, शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी मात्र शिक्षण के लिए ही नहीं अपितु बालक की विशिष्टताओं को जानने के लिए भी होना चाहिए। ठीक, इतना आया। ये हमारा क्या है, ये है हमारा बच्चों के प्रति अभिवृत्ति। और आगे देखते हैं, इस पांचवा तो हो गया था, ये हो गया था। ठीक है, छठवा को देते हैं। प्रत्येक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बालक पढ़ते हैं। ठीक है, एक कक्षा में एक जो कक्षा है उसमें अलग अलग प्रकार के क्या पढ़ेंगे, बालक बालिकाएं पढ़ेंगे। ठीक है, बालक बोल रहा हूँ मतलब इसमें स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट मतलब इसमें बालक और बालिका दोनों आएंगे। ठीक, तो प्रत्येक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के बालक पढ़ते हैं या स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से में उसको क्या करना रहता है, मनोवैज्ञानिक ढंग से मतलब उसकी बुद्धि, उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको क्या कहा जाता है, समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, देखो, उच्च बुद्धि लब्धि, फिर सामान्य बुद्धि लब्धि, फिर निम्न बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो इसमें ये नहीं करना रहता है कि निम्न बुद्धि लब्धि वालों को निम्न बुद्धि लब्धि के साथ ही बिठा दिया। इसमें अलग अलग तरीके का, इसमें जब आप बीएड करेंगे तो इसमें और अच्छे और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि इसमें ये बताया जाता है कि मतलब इसमें सह शिक्षक इसको कहा जाता है, इसको और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इतना देखिए। फिर सातवां क्या लिखा है, शिक्षक को उन समस्त बुद्धि लब्धि वाले बालकों को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना चाहिए, जिसे आंतरिक दबी हुई प्रतिभाओं को निकालकर उसे सही शिक्षा देना चाहिए। अर्थात शिक्षा के छात्रों की विशिष्ट एवं आंतरिक योग्यताओं एवं प्रतिभाओं को समझकर उनके सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं केलर योजना। अरे ये क्या हो रहा है, केलर योजना। ठीक है, ये केलर योजना क्या है, चलिए देखते हैं। केलर एक शैक्षिक योजना है जो छात्रों को अपनी गति में सीखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ये योजना फ्रेड एस केलर द्वारा विकसित की गई है, जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे।
क्या थे? एक अमेरिकी केलर, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। केलर योजना में छात्रों को विभिन्न विषयों में सीखने के लिए एक व्यक्तिगत योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना छात्रों को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और उसे सीखने के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करती है। ठीक है। केलर योजना के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? पहला है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, दूसरा है सीखने की योजना बनाना, फिर तीसरा है प्रगति की निगरानी, चौथा है आत्म मूल्यांकन, पांचवा है पुरस्कार और प्रेरणा। ठीक। और केलर योजना का उद्देश्य छात्रों को स्वायत्त और आत्मनिर्भर शिक्षार्थी बनाना है, जो अपने सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या हो? प्रेरित हो, सक्षम हो। ठीक। तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। शिक्षक को छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे बुक में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक ही आंसर है। तो हम इसको क्या करते हैं? विस्तार से समझते हैं। किससे समझते हैं? थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ठीक है। उसमें तो एक लाइन में उत्तर दे दिया गया है। ठीक है। तो एक लाइन में उत्तर रटने से अच्छा है कि हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझें, जिसमें समझ के आधार पर आप परीक्षा दे सके। ठीक है। रटने के आधार पे नहीं। और रटोगे तो एक क्वेश्चन का एक उत्तर आएगा, फिर दूसरा उसमें आप भूल जाएंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं। शिक्षक छात्र संबंधों की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पहला क्या है? सम्मान और सहानुभूति। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक को प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए और उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। ठीक। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया। शिक्षक को प्रत्येक छात्र को सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहिए, उसकी प्रगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। सकारात्मक प्रतिक्रिया मतलब दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक होता है हमारा, हम उसको नेगेटिव की तरह दें, नेगेटिव बातें बोलें। ठीक है। जिसमें क्या हो जाएगा? उसका विकास रुक जाएगा, है ना। हम उसको सकारात्मक पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव बातें बोले तो उसका विकास होगा। ठीक है। उसको गलतियों को देखो और फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। इस प्रकार से बातें बोलते थे ना आपके टीचर भी। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद निष्पक्षता, है ना। तो ये शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ निष्पक्षता के साथ क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचना चाहिए। ठीक है। भेदभाव, इस एक छात्र को क्या कर दिए के साथ अलग व्यवहार, दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भेदभाव से क्या करना चाहिए? शिक्षक को बचना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद संचार। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ खुले और स्पष्ट संचार के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसकी चिंताओं को सुनना चाहिए। जैसे कुछ टीचर होते थे अपने में भी, है ना, जो बातें को नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से वो अपने बोल देते थे। ठीक है। कहाँ पास समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया, इतना समझाया तो, है ना। उसकी बातें को समझने की, छात्रों की बातें को समझने की क्या नहीं करते थे? नहीं समझते थे। तो इसको भी ध्यान में रखना है भाई, ऐसा करना नहीं है। फिर उसके बाद है प्रेरणा। शिक्षक को प्रत्येक छात्र को प्रेरित करना चाहिए, उनकी रुचियों और क्षमताओं को विकसित करने के लिए मदद करनी चाहिए। ठीक है। और सहयोग तो शिक्षक का, है ना, उद्देश्य ही है भाई, सहयोग करने के लिए तो शिक्षक बना है। तो शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ सहयोग के साथ व्यवहार करना चाहिए और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करनी चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ें क्या हैं? एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मूल्यवान चीज़ क्या है? देखो, इसका क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ें क्या हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा जो है ना। तो इसमें पहला क्या है? छात्रों का विश्वास। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास और सम्मान, ठीक है। दूसरा है ज्ञान का संचार। भाई ज्ञान का संचार तो क्या करना पड़ेगा? वो भी मूल्यवान है। छात्रों की प्रगति भी होनी चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए जिससे सीख सकें, विकास हो सके, निरंतर शिक्षा देना है, छात्रों का प्यार और सम्मान, ठीक है, और सहयोग और समर्थन। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है सहयोग और समर्थन, और जो उन्हें अपने काम में सफल होने में मदद करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के परिणाम। शिक्षा को क्या किया जाता है? प्रचार किया जाता है। पढ़ाना वो क्या है? एक प्रचार ही तो है, प्रचार और प्रसार। तो प्रचार और प्रसार करने से क्या परिणाम होगा? साक्षरता दर में, पहला तो साक्षरता दर बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा ज्ञान और समझ में वृद्धि होगी, फिर व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा? आर्थिक विकास भी है ना भाई, ठीक है, आर्थिक विकास भी होगा। फिर सामाजिक न्याय और समानता, ठीक है, और वैश्विक नागरिकता। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोगों में वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों के बारे में जानने का अवसर मिल सकता है। शोध और नवाचार, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पास दिया गया है टीचर की क्या कार्य क्षमता को, है ना। कब बढ़ाया जा सकता है? उसको क्या करके भाई? टीचर को क्या दे के? प्रशिक्षण दे करके बढ़ाया जा सकता है ना। निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण, ठीक। शिक्षण सामग्री और संसाधन की उपलब्धता अच्छे ढंग से कराने से, ठीक है। उसके बाद है तीसरा है हमारा क्या है? शिक्षकों का समर्थन और मार्गदर्शन। शिक्षकों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने से अपने काम में अधिक आत्मविश्वास और प्रभावी हो सकता है, ठीक है। फिर चौथा है शिक्षकों की भागीदारी और सहयोग से। फिर पांचवा है शिक्षकों का मूल्यांकन और प्रगति से। फिर छठवां है शिक्षकों के लिए प्रेरणा और पुरस्कार, और सातवां है शिक्षकों के लिए तकनीकी सहायता। ये सारी चीज़ें एक टीचर को क्या करता है? टीचर की कार्य क्षमता को बढ़ाने में क्या करता है? सहयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एग्ज़ाम या परीक्षा, ठीक है। परीक्षा का क्या उद्देश्य, ठीक है, हो सकता है? इसका उद्देश्य ये है क्या? ज्ञान का, देखो भाई परीक्षा लेना तो बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा कि मूल्यांकन, उसका रेगुलर मूल्यांकन करेंगे तो ये पता चलेगा कि उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज्ञान का मूल्यांकन, परीक्षा के माध्यम से छात्रों का ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, कौशल का मूल्यांकन, ठीक है, समझ का मूल्यांकन, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है उसका मूल्यांकन, प्रगति की निगरानी, भाई प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में, ठीक है, शिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन, छात्रों को प्रेरित करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रटने की। ये इसकी को बता रहा था ना कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है और उसका एक सटीक आंसर है, तो उसको हम न रट करके हम उसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो ये भी आता है कि रटने की आदत की हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, हैं। तो इसमें क्या होता है? समझ की कमी हो सकती है भाई, वो समझेगा नहीं, रटेगा। फिर ज्ञान की कमी, भाई रटोगे तो ज्ञान की कमी होगी भाई, जिसको रट लोगे उसको क्या करोगे?
फिर रट लिया, उसको समझा नहीं, स्मृति की कमी, फिर भूल जाओगे रटोगे तो, फिर विश्लेषणात्मक कौशल की कमी हो जाएगी, फिर सृजनात्मक कमी हो जाएगी, नए नए विचार नहीं सोच पाओगे, है ना। फिर परीक्षा में कम प्रदर्शन, फिर परीक्षा में कम प्रदर्शन भी होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, है ना, क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया, तब आप उसमें क्या करोगे, भटक जाओगे। फिर शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति क्या है, हमको समझ और विकास, है ना, ज्ञान समझ और विकास के माध्यम से हमको मतलब वो करना है, इसका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, रटने की आदत की हानियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं अच्छे विद्यार्थी के गुण। अच्छे विद्यार्थी के गुण क्या है, उत्सुकता होनी चाहिए विद्यार्थी में, है ना, नए चीज़ों सीखने में, धैर्य होना चाहिए, नियमितता होना चाहिए, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। फिर सहयोग भी, एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए बच्चा, है ना। ये अच्छे विद्यार्थी के क्या है, गुण है। और हमारे यहाँ तो ये बताया जाता था कि जो तुम पढ़ो उसको दूसरों को भी सहायता करो, सहायता करने से क्या होगा, जो आपको समझ में आता है ना, उसका क्या हो जाएगा, दूसरों को पढ़ा दोगे तो फिर खुद को और अच्छे से समझ में आएगा। उसको हमारे यहाँ टीचर क्या बोलते थे, ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है, ये हमको सिखाया जाता था, ठीक। चलिए अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। बाल केंद्रीय शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। ये उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, छात्रों की आवश्यकताओं में ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। सक्रिय सिखाना, छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित दिया जाता है, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है ना। फिर सहयोग और संवाद किया जाता है और निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इसका लाभ क्या हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा का, छात्रों में रुचि में वृद्धि होगी, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा, छात्रों की क्षमता में वृद्धि होगी और सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा, ठीक है। यह है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। आगे देखते हैं, ये क्या है, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है। तो इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है कि जो व्यक्ति किसी विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, वो उसके आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं को व्यवहार की प्रभावित करते हैं। चलो इसके मुख्य घटक देखते हैं। एक आवेग, वह व्यक्ति जो आंतरिक इच्छा या आवश्यकता है जो उसे किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं। दिशा, ठीक है, और तीव्रता, दो तरीके की होती है आंतरिक, मतलब प्रेरणा होता है। देखिए इसका प्रेरणा का जो मूल होता है, भाई प्रेरणा मतलब क्या होता है, किसी से प्रेरणा मिले तो एक अंदर से आंतरिक रूप से होता है, एक बाहरी रूप से किसी को दिया जाता है कि, है ना, किसी महापुरुषों को, किसी और दूसरे की जीवनी को बता करके इसी प्रकार से प्रेरणा दिया जाता है ना, इस प्रकार की प्रेरणा दिया जाता है। और एक बोलो कि
अपने हिसाब से, है ना, अपने आवेग, अपनी दिशा, अपनी तीव्रता, इसका गलत अर्थ भी किया जा सकता है। आवेग कहाँ से उठ रहा है? अंदर से, शरीर से उठ रहा है, और कुछ भी उठ रहा है और उसको प्रेरणा बोल दिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे का देखते हैं। अब विद्यार्थी की प्रगति को जानने के तरीके, पहला क्या होता है? नियमित मूल्यांकन होता है। दूसरा, कक्षा में भागीदारी कैसा है ये जानना होता है। फिर घर का काम, है ना, फिर परीक्षा का परीक्षण, फिर व्यक्तिगत बातचीत कैसे करता है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट में प्रस्तुति कैसा है। माता पिता से संवाद करके भी आप जानोगे, है ना, संवाद, ताकि उसके बारे में घर में किस हद, किस विषय में समझ है कि नहीं है, इसके बारे में हमको पता चलता है। अब देखते हैं, अब झूठ बोलने की आदत को कैसे छुड़ा सकते हैं भाई बच्चों की। तो पहला है सच्चाई का महत्व समझा करके, ये क्वेश्चन आता है ना। तो पहला क्या है? सच्चाई का महत्व समझा करके। दूसरा, विश्वास बनाना, ठीक है, छात्रों के साथ विश्वास बनाना चाहिए ताकि वे अपने मन की बातें खुलकर कह सकें, है ना। फिर सहानुभूति दिखाना, छात्रों को सहानुभूति दिखानी चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रही हैं। पता करना है, इसमें क्या होता है, पता करना रहता है कि झूठ क्यों बोल रहा है। नियमित बातचीत करते रहोगे थोड़ा, है ना। फिर उदाहरण प्रस्तुत करना है छात्रों को, ठीक है। फिर पुरस्कार प्रोत्साहन दोगी। फिर माता पिता के साथ समन्वय करना है, साथ समन्वय करना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को सच्चाई के महत्व के बारे में बता सकें, ठीक है। फिर उसके बाद विद्यालय में नियमित नियम बनाना, है ना, थोड़ा सा नियम बनाना है। फिर बच्चों को जिम्मेदारी देना, ठीक है, फिर जिससे झूठ बोलने से वो बचेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ऑफलाइन ट्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑफलाइन ट्यूशन, कोई भी ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी तो बच्चों का एग्ज़ाम भी हो गया है, तो जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, है ना, उसमें टेंस हो गया, और बेसिक इंग्लिश हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस आपको ये है गरियाबंद का ऑफलाइन, ठीक है, गरियाबंद में मिलेगा। और ऑनलाइन होने से भी आप ऑनलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।